बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों से टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज समझेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि इसका सर्किट किस तरह से ड्रा किया जाता है, बैलेंसिंग कंडीशन इसमें हम किस तरह से हासिल करते हैं और इसकी इक्वेशन हमने किस तरह से डिराइव करनी है और आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का मकसद क्या है। थोड़ा सा हम इसके नाम पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते क्यों है। तो व्हीटस्टोन एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नेम है जिसका ताल्लुक बरतानिया से था। तो उसने इस इंस्ट्रूमेंट को कसरत से इस्तेमाल किया, तो उसके नाम की वजह से इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दिया जाता है। और जो लफ्ज़ ब्रिज है ना, इसमें सर्किट जिस अंदाज से बनाया जाता है वो डिज़ाइन ब्रिज कहलाता है। तो इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं बाकायदा इसकी तारीफ की तरफ कि आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये बुनियादी तौर पर 4 रेजिस्टर सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? 4 रेजिस्टर सर्किट, यानी कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें 4 रेजिस्टर लगे होते हैं। अब ये हमने 4 रेजिस्टर लगाए क्यों हैं? तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए 4 रेजिस्टर सर्किट यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस मतलब ये एक ऐसा सर्किट है जो 4 रेजिस्टर पर मुश्तमिल होता है और ये अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन सी अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है? तो फ़र्ज़ करते हैं कि आपने ना एक गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस मकसद के लिए आपको एक छोटी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी गैल्वानोमीटर के साथ, और आमतौर पर वो छोटी रेजिस्टेंस तार की शक्ल में होती है। तो अब आपने तार की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो वो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए आप किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी जगह पर अगर आपको किसी चीज़ की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसके रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की कि आखिर इसको बनाया कैसे जाता है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत सादा है। आपने 4 रजिस्टर लेने हैं और वो एक ब्रिज या मैश की शक्ल में लगा लेने हैं। ये एक रजिस्टर हो गया, ये हमारे पास दूसरा रजिस्टर हो गया, बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम ले रहे हैं तीसरा रजिस्टर, और यहाँ पर आ जाएगा चौथा रजिस्टर। तो रजिस्टर को जोड़ने का ये जो अंदाज़ है इसको मैश या ब्रिज कहा जाता है। तो इधर ये जो पहला रजिस्टर है इसको हम R1 इसकी रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, और इसके सामने जो आ रहा है इसकी रेजिस्टेंस हम R2 फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये वाला जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस हम R3 फ़र्ज़ कर लेते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस हम फ़र्ज़ करेंगे R4। अच्छा, आपने रेजिस्टेंस इसी तरतीब से फ़र्ज़ करनी है, वरना आप जो इक्वेशन डिराइव करेंगे वो बुक में डिराइव की हुई इक्वेशन से मैच नहीं करेगी। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह ही इनको लिखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के मुताबिक आए तो आपने रजिस्टर्स की बिल्कुल ये वाली तरतीब रखनी है। अब आपके पास जो पॉइंट बी और डी हैं, अच्छा इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे। ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट आप फ़र्ज़ कर लें कि बी है, ये वाला पॉइंट फ़र्ज़ करते हैं हम सी, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डी। तो ये जो पॉइंट बी और डी है ना, इनके दरमियान हमने लगाना है गैल्वानोमीटर। तो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के अंदर मिस्टेक है, उन्होंने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पर ना गैल्वानोमीटर लगता है। तो हम उसको जी से ज़ाहिर करेंगे, ये लग गया गैल्वानोमीटर। एक कनेक्शन इसका डी के साथ और दूसरी तार इसके हम जोड़ेंगे बी के साथ, और इस गैल्वानोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर जी के बराबर है। फिर आपने इस सर्किट को ऑपरेट करना है, चलाना है।
तो इस मकसद के लिए आपको सर्किट के साथ जोड़नी पड़ेगी बैटरी। तो बैटरी का एक टर्मिनल आपने लगाना है पॉइंट ए से, इधर हमें स्विच लगाना पड़ेगा एस, ताकि हम सर्किट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकें। यहाँ पर आपके पास आ गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। दूसरा जो टर्मिनल है बैटरी का, वो आपने पॉइंट सी के साथ जोड़ देना है। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे और इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करना होगा। तो किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करने के लिए ना हम डिफरेंट लूप्स लेंगे और उनके अंदर पहला जो स्टेप है हमारा, वो हमने करंट्स फर्ज करने हैं। तो करंट के नाम के मुताबिक लूप का नाम बनेगा। जी, सबसे पहला लूप जो हम ले रहे हैं वो ए बी डी और वापस ए है, और इसमें हम करंट जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़र्ज कर रहे हैं और इसको हम ज़ाहिर करेंगे I1 से। ठीक हो गया। तो अब जो बाकी लूप हमने कंसीडर करने हैं उनमें भी हमने करंट एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, क्योंकि ये किरचॉफ सेकंड रूल के अंदर कंडीशन है कि आपने एक लूप के अंदर करंट जिस डायरेक्शन में लिया है, बाकी सब लूप्स के अंदर भी करंट आप लेंगे उसी डायरेक्शन में। तो ये जो आपके पास दूसरा लूप है, इसके करंट को हम I2 फर्ज कर लेते हैं और ये I2 भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये दूसरा लूप जो है हम इसको नाम दे सकते हैं बी सी डी और वापस बी। अच्छा, हमारे पास एक और लूप भी बन रहा है, ए से चलते चलते सी तक और सी से फिर डी, डी से वापस कहाँ तक, ए तक। तो हम इस लूप के अंदर भी करंट फ़र्ज़ करेंगे और ये करंट हम फ़र्ज़ करेंगे I3, और ये भी बिल्कुल उसी तरह हमने कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ये जो लूप्स हैं इनके नाम जो है ना करंट्स के नाम पर होंगे, यानी कि ये वाला हो जाएगा पहला लूप, ये वाला हो जाएगा दूसरा लूप और ये वाला हो जाएगा तीसरा लूप। लूप से मुराद है तारों का मुकम्मल चक्कर, जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसी पर एंड होना चाहिए। ए से स्टार्ट किया डी तक आए, डी से बी तक और बी से वापस ए तक, ये एक लूप हो गया। फिर ऐसे ही हम फर्ज कर लें बी से डी तक आए, डी से सी तक और सी से बी तक आ गए, ये दूसरा चक्कर हो गया, दूसरा लूप हो गया। इसी तरह ए से ऐसे चलते चलते सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। अच्छा, हमने जो करंट ज़ाहिर कर रखे हैं वो हमने अंदर ऐसे ज़ाहिर किया हुआ सेमी सर्कल से, लेकिन जो रियल करंट चलेगा वो तारों के अंदर चलेगा। मतलब करंट I1 ना ऐसे चल रहा है, ये I1 का रास्ता है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऐसे ही जो करंट I2 होगा ये करंट I2 का रास्ता है, यानी कि वो इन तारों में ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। और जो करंट I3 हमने फ़र्ज़ किया है उसका रास्ता इस तरह से है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन तारों में से, इन रजिस्टर में से, इन बैटरीज में से, इस स्विच में से इस तरह से जो है ना वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक हो गया। तो जो आपकी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है उसके अंदर एक और मिस्टेक भी की हुई है कि ये जो तीसरा लूप है ना इसका करंट I3 कंसीडर भी नहीं किया गया और किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हुए इस करंट को इक्वेशंस के अंदर शामिल भी नहीं किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आप इस मिस्टेक की तस्दीक सेकंड ईयर की बुक से जो है ना यही टॉपिक देखकर कर सकते हैं। चलें तो आप इक्वेशन डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे पहले लूप ए बी डी ए पर। जी, तो हमने किरचॉफ सेकंड रूल पहले किस पर लगाना है, ए बी डी ए पर। तो इधर हम जो है ना लूप का नाम लिख देते हैं ए बी डी ए, और हम जो स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे वो हमारे पास कौन सा वाला है भला, ये बी वाला है। हमने करंट की डायरेक्शन में जो है ना कैलकुलेशन करनी है, तो हम इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे पॉइंट बी से और एंड भी हम इसी पॉइंट पर करेंगे। बी से हम आएंगे ए की तरफ करंट की डायरेक्शन में, करंट क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने करंट की डायरेक्शन में आना है। बी से ए तक आते हुए ना रास्ते में एक रजिस्टर आता है, जहाँ पर भी कोई रजिस्टर आएगा तो उधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल में चेंज आएगा, तो हमने वही पोटेंशियल का चेंज लिखना है। यहाँ पर करंट I1 है और रेजिस्टेंस R1 है, तो ओम लॉ के मुताबिक V बराबर IR होता है, यानी कि इस रेजिस्टर R1 से गुजरते हुए
चार्जेस जो हैं उनके पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा I1R1। और रेजिस्टर में से जब चार्जेस गुजरते हैं तो उनकी एनर्जी में कमी आती है, इसलिए ये पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम काउंटिंग करेंगे ए से डी की तरफ जाते हुए। अच्छा, इसके लिए ना स्पेशल टर्म है ट्रैवर्स। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज ट्रैवर्सिंग द रेजिस्टर R3। लेकिन जो R3 है ना, ये आपका दो लूप्स के अंदर आ रहा है। लूप नंबर 1 के अंदर भी आ रहा है और लूप नंबर 3 के अंदर भी आ रहा है। किरचॉफ रूल लगाने का असूल ये है कि आप जिस लूप के ऊपर रूल लगा रहे होंगे उसके करंट की डायरेक्शन आपने लेनी है पॉजिटिव, या यूं समझे कि उस करंट को आपने बड़ा करंट लेना है, और जो करंट उसके अपोजिट होगा उसकी डायरेक्शन आप लेंगे नेगेटिव। तो इस हिसाब से रेजिस्टर नंबर 3 में से दो करंट गुजर रहे हैं, एक I1 जो कि ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज में, और दूसरा I3 जो इस लूप के लिहाज से ना इस डायरेक्शन में है। I1 इस तरफ आ रहा है और I3 इधर जा रहा है। तो आपने किरचॉफ रूल के हिसाब से I1 को पहले लेना है और I3 को बाद में, यानी कि रेजिस्टर R3 में से जो नेट करंट गुजर रहा है वो है I1 माइनस I3। ये बड़ा अहम पॉइंट है। तो अगेन यहाँ पर जो पोटेंशियल चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, तो आप एक और माइनस के साइन का इजाफा करेंगे और नेट करंट लिखेंगे कि जो अब यहाँ पर बन रहा है I1 माइनस I3। तो क्योंकि ये दो करंट्स का डिफरेंस है तो आप इसको ब्रैकेट में डालेंगे और आपने इसको रेजिस्टर R3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमारी ट्रैवर्सिंग होगी D से वापस B की तरफ। B से हमने स्टार्ट किया था और B पर ही क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब रास्ते में फिर एक और रेजिस्टर आ रहा है और वो रेजिस्टर है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, जिसकी कीमत है Rg। तो अगेन जब रेजिस्टेंस में से चार्ज गुजरेगा तो पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव लिया जाएगा। तो माइनस, अब फिर ये जो सर्किट की तार है, लाइन है, ये दो लूप्स के अंदर आ रही है, पहले के अंदर भी आ रही है और दूसरे के अंदर भी आ रही है। यानी कि पहले लूप का करंट भी इसमें से पास हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और दूसरे लूप का करंट भी इसमें से पास हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। अब किरचॉफ सेकंड रूल के हिसाब से जिस लूप के ऊपर आप रूल अप्लाई कर रहे हैं उसका करंट पॉजिटिव, और दूसरा लूप जिसका करंट इसके अपोजिट है वो लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो अगेन हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट। I1 अगेन जो है पॉजिटिव होगा और I2 इसमें से हम करेंगे माइनस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर के साथ। तो हम वापस पॉइंट B तक पहुंच चुके हैं। तो किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक इन तमाम वोल्टेज चेंजेस का सम क्या होगा, 0 होगा। अब हम यही किरचॉफ सेकंड रूल दूसरे लूप पर अप्लाई करेंगे जिसका नाम है BCDB, ये वाला जी, BCD और B। तो हम ये अपनी सहूलत के लिए ऊपर यहाँ पर ना लिख लेते हैं कि हम BCDB लूप के ऊपर किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, और हमने इसमें जो स्टार्ट लेना है वो हमने लेना है पॉइंट C से। कहाँ से स्टार्ट लेना है, पॉइंट C से स्टार्ट लेंगे और पॉइंट C पर ही एंड करेंगे, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले C से जाएंगे B की तरफ। तो हमारे पास इसमें रेजिस्टर R2 आ रहा है, तो रेजिस्टर में से पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव, इधर करंट है I2, तो I2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, R2 के साथ। उसके बाद ट्रैवर्सिंग होगी B से D की तरफ। अब यहाँ पर फिर दोनों करंट हैं, लेकिन हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर रहे हैं किस पर, लूप नंबर 2 पर। तो इसलिए I2 अब पॉजिटिव होगा और I1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन क्योंकि करंट या चार्ज है वो रेजिस्टेंस Rg में से गुजर रहा है तो पोटेंशियल का चेंज क्या होना है, नेगेटिव। तो एक माइनस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पर जो नेट करंट बन रहा है वो बन रहा है I2 माइनस I1, और रेजिस्टेंस जो यहाँ पर कितनी है, Rg। तो ये आपके पास गैल्वानोमीटर से गुजरते हुए जो पोटेंशियल चेंज आया है वो हमने नोट किया। उसके बाद ट्रैवर्सिंग होगी D से वापस पॉइंट C तक जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। अब फिर ये वाला रेजिस्टर जो है ना ये दो लूप्स के अंदर आ रहा है, दूसरे के अंदर भी आ रहा है और तीसरे के अंदर भी आ रहा है। तो दूसरे वाला करंट पॉजिटिव लिया जाएगा और तीसरे वाला करंट क्या लेंगे, नेगेटिव। और क्योंकि रेजिस्टर में से ट्रैवर्सिंग हो रही है तो ये ट्रैवर्सिंग भी नेगेटिव पोटेंशियल हमें देगी। तो हम माइनस का साइन लगाएंगे इधर, क्योंकि आपने नेट करंट लिखना है तो वो लिखेंगे ब्रैकेट में I2 माइनस I3।
और रजिस्टर की वैल्यू R4 है यहाँ पर, तो R4 लिखेंगे। हम वापस पॉइंट सी तक पहुँच चुके हैं, तो इन तमाम पोटेंशियल चेंजेस का सम क्या होगा, 0 होगा। स्टूडेंट्स, अब अपनी मतलूबा इक्वेशन हासिल करने के लिए ना हमें नल कंडीशन हासिल करनी पड़ेगी या बैलेंसिंग कंडीशन हासिल करनी पड़ेगी। नल कंडीशन या बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब ये है कि पॉइंट बी का पोटेंशियल और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम होने चाहिए, या दूसरे अल्फाज में इस गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट 0 होना चाहिए। हम क्या हासिल करना चाहते हैं, बैलेंसिंग या नल कंडीशन। और बैलेंसिंग या नल कंडीशन कैसे हासिल होगी कि इस गैल्वानोमीटर का करंट 0 हो। अच्छा, आप गौर करें तो इस गैल्वानोमीटर में से दो करंट गुजर रहे हैं। I1 डी से बी की तरफ फ्लो कर रहा है और I2 बी से डी की तरफ, यानी कि एक दूसरे के उलट फ्लो कर रहे हैं। तो इधर करंट के 0 होने के लिए ज़रूरी है कि जो I1 है और I2 है, इनकी मिकदारें आपस में क्या हों, बराबर हों। जब ये मिकदार में बराबर होंगे और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लिहाजा नल कंडीशन हासिल करने के लिए हमें रेजिस्टर्स की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करनी होंगी, ऐसे सेट करनी होंगी कि आपके पास गैल्वानोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक रेजिस्टर तो वो होगा जो अननोन होगा, जो हमने मालूम करना है। बाकी हर जगह ना हमने रेजिस्टेंस बॉक्सेस लगाए होंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्सेस होते हैं ना, इनकी रेजिस्टेंस आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वेरी कर सकते हैं। मतलब इधर 1 ओम आ सकती है, 2 आ सकती है, 5 आ सकती है, 60 आ सकती है, 100 आ सकती है, जितनी आप चाहें यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू रख सकते हैं। तो जब आपने सर्किट कंप्लीट कर लेना है, आनो रेजिस्टेंस लगा देनी है, तो आप रेजिस्टेंस बॉक्सेस की मदद से इन तीनों रेजिस्टेंसेस को वेरी करेंगे और उस वक्त तक वेरी करते रहेंगे जब तक गैल्वानोमीटर का करंट 0 नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही गैल्वानोमीटर का करंट 0 होगा, समझें कि आपको क्या हासिल हो गई है, बैलेंसिंग कंडीशन या नल कंडीशन हासिल हो गई है। बहरहाल, तो जब नल कंडीशन अटेन हो जाएगी तो उस वक्त I1 और I2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस हमने I1 और I2 को बराबर करके आगे इक्वेशन डिराइव करनी है। तो फर्ज करते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन हासिल हो गई है और I1 बराबर हो गया किसके, I2 के, और फर्ज करें ये दोनों किसके बराबर हैं, I के बराबर हैं। तो ऊपर वाली जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनके अंदर हम I1 और I2 दोनों की जगह I पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, पहले इक्वेशन के अंदर ना I1 और I2 की जगह I लिखते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस I1 है, तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 को हम आगे लेकर चल रहे हैं, माइनस I R1 और इधर माइनस आगे है I1, उसकी जगह भी I लिखेंगे, माइनस I3 और साथ में है R3। फिर आगे हमारे पास है माइनस, ब्रैकेट के अंदर है I1 माइनस I2, I1 का की जगह भी I और I2 की जगह भी I और साथ में RG बराबर क्या हो गया, 0 के। तो यहाँ से आप गौर करें तो ये जो टर्म है I माइनस I, ये 0 हो जाएगा। इसकी वजह से इसने क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, मतलब ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी I1 और I2 की जगह I डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम आगे प्रोसीड करते हैं जी। माइनस I2 है तो इधर हम लिखेंगे माइनस I, साथ आगे R2 और आगे आपके पास है माइनस, ब्रैकेट के अंदर I2 माइनस I1 है, I2 की जगह भी I और I1 की जगह भी I और ये मल्टीप्लाई हो रहा है RG से। फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर I2 है, I2 की जगह लिखेंगे I, आगे है माइनस I3, तो हम 3 को चेंज नहीं कर रहे और इधर आप ये मल्टीप्लाई हो रहा है R4 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, सॉरी टोटल इनका क्या हुआ, 0। अच्छा, यहाँ पर गौर करें तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि I माइनस I का हो जाएगा 0, तो ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी और ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी। सो हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं जी। इक्वेशन नंबर 1 को फर्दर लिखते हैं। यहाँ से आपके पास आया माइनस, इक्वेशन नंबर 1 माइनस I
R1, ये वाली टर्म हो जाएगी, अच्छा सॉरी इसको राइट करना पड़ेगा, माइनस I-I3 इंटू R3, और ये टर्म हो जाएगी ज़ीरो। तो माइनस ज़ीरो हम राइट नहीं करते, बस इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है ना आप दूसरी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें, तो उसमें भी यही होगा। यहाँ से आपके पास है -I/R2, और इधर से आपके पास है ये दूसरी टर्म जो है ना, इसकी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। I-I ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो माइनस करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम रिमूव कर देते हैं। आगे माइनस ब्रैकेट I-I3, ये वाली टर्म, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, R4, और सम क्या हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। जी फर्दर हम जो है ना पहली इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। -I/R1, और ये जो टर्म है इसको हम राइट साइड पर ले जाते हैं, तो माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगी, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। I-I3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है R3 के साथ। इसी तरह जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम फर्दर हल करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -I/R2, और इसको आप राइट साइड पर ले जाएं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, I-I3, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है R4। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 पर डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो आप लोगों ने पूरा लिखना है, इस तरह शॉर्टकट नहीं लगानी, आप पूरा राइट करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पर और राइट साइड को राइट साइड पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऊपर आएगा -I/R1, और नीचे आएगा -I/R2, और राइट साइड पर हमारे पास आएगा I-I3 इंटू R3, और डिवाइडेड बाई आएगा I-I3 इंटू R4। तो ये -I और -I कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट साइड पर आपके पास बचा है R1/R2, और राइट साइड पर आपके पास बचा है R3/R4। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की फाइनल इक्वेशन है। जब आप प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन ब्रिज को नल कंडीशन पर ले आएंगे तो उस वक्त आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये 4 रेजिस्टर्स हैं, तो इनमें से कोई एक की जगह आप जो है ना अननोन रेजिस्टेंस लगा देंगे, बाकी 3 रेजिस्टेंसेस आपको मालूम होंगी। इक्वेशन को आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, नल कंडीशन हासिल करने के बाद आप अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने अननोन रेजिस्टेंस R1 की जगह लगाई है, तो फिर इस इक्वेशन को आप कुछ ऐसे अरेंज करेंगे, R1 को इधर छोड़ दें, ये R2 उस तरफ ले जाएं, तो R3 के साथ R2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आ गया R4। अब आपके पास ये 3 कीमतें मौजूद होंगी, यानी कि R3 की वैल्यू मौजूद होगी, R2 की वैल्यू मौजूद होगी, और R4 की। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अननोन रेजिस्टेंस है। आपके इसी व्हीटस्टोन ब्रिज की बेस पर स्लाइड वायर ब्रिज बनाया जाता है, जो सेकेंड ईयर का पहला प्रैक्टिकल है। तो आपके पास ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। उम्मीद है टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स, टॉपिक्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले इसमें आ सकता है व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज़ नल कंडीशन या व्हाट इज़ बैलेंसिंग कंडीशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट द इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल इसका वो है अपना
Kirchhoff second rule. Okay, take care. Allah Hafiz.